हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का PSS 1। और देखें पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, बड़ा आसान होता है। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन 3 है, हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस तरह से 3 हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस साथ शेयर करेगा और एक इसके पास क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। ऐसे मेरे पास सल्फर है तो सल्फर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा और बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें आप में किसी को इशू आया होगा। O2 2- देखो तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 तो माइनस की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एज इट इज बच जाएंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आप बना सकते हो C3 4- में 3 कार्बन होंगे, 4- चार्ज है तो आप एक देख सकते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वाला अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों से शेयर कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो इस कार्बन के पास 4 में से 2 शेयर हो गए, 2 बचे और -2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों कार्बन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे बना सकते हो C डबल बॉन्ड C, इस पे भी 2- चार्ज और इस पर भी 2- चार्ज। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन फॉर्मल चार्जेस टू द फॉलोइंग स्पीसीज। तो फॉर्मल चार्ज मैंने आपको निकालना सिखाया था कि फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री स्टेट में आपका जो एटम था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। जैसे हम लोग बात करें ऑक्सीजन, तो आप देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो अभी इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 7 इसका फॉर्मल चार्ज है -1। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 इसका फॉर्मल चार्ज है 0, 6 - 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 6 - 6 फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। या जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हैं वो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 × लोन पेयर, है ना, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 × यहाँ पर लोन पेयर है 2, माइनस बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 2, तो नेट कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका फॉर्मल चार्ज भी कितना है, 0। ऐसे देखो यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 ही है तो 0, इसका भी 0। सल्फर 1 2 3 4 5 6 सभी का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर 0 है। इस वाले मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो बोरोन के वैलेंस शेल में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं, 4 1 2 3 4, तो बोरोन का फॉर्मल चार्ज है -1। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है, 7 - 7 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे सभी फ्लोरीन एटम्स का फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि सभी की बॉन्डिंग का पैटर्न सेम है। यहाँ पर आप आओ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो देखो 5 में से गिनो 1 2 3 4 5 6, 5 - 6 इस वाले नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज -1 होगा। यहाँ गिनो 1 2 3 4, 5 - 4 ये आ गया +1, और यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। वैलेंस शेल में 5 होते हैं, यहाँ पर 6 हैं, 5 - 6 -1। इधर आओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 5 - 7 इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है -2, इसका गिनो 1 2 3 4, 5 - 4 +1, इसका गिनो 1 2 3 4 5 0। आप नेट फॉर्मल चार्ज को ऐड कर दो, नेट चार्ज के बराबर आएगा, देखो -2 +1 0 -1, नेट चार्ज -1। यहाँ देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6, 5 - 6 इज -6 - 6, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 0। नाइट्रोजन 5 होते हैं, यहाँ कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 5 - 4 +1, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 0। तो सिंपल है, फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हुए हैं, उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, वही आपको क्या आता है, फॉर्मल चार्ज दे देता है। नेक्स्ट देखें, द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन। तो देखें BCl3 में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है।
PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन -1 फॉर्मल चार्ज ऑन एनी ऑफ एटम? तो ये आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो H3PO4 की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती है P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 2 यहाँ शेयर किए, बाकी के यहाँ बच जाएंगे। इसके पास भी ऐसे होंगे। आपको सिर्फ ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखना है। तो देखो 6 यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी 0 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी 0 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी 0 है। तो H3PO4 में किसी भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा। मैं आपको N25 के स्ट्रक्चर बता देता हूँ। N डबल बॉन्ड O, यहाँ से नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बाकी के 2 इसके पास बच गए। इसने कुछ भी शेयर नहीं किया, सारा नाइट्रोजन ने शेयर किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये वाले ने भी 2 शेयर किए हैं, इस वाले ने भी 2 शेयर किए हैं। तो देखो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा। तो आपको हर एक की स्ट्रक्चर बना के फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। HNO3 के स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ, N डबल बॉन्ड O, एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक OH, है ना। इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया है? नाइट्रोजन ने बनाया है। कर लोगे ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोथायोकार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 2-। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है? C डबल बॉन्ड O, O-। अब आपको थायो बनाना है, तो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर को जोड़ दो। तो सल्फर यहाँ जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड S, O-। ये आपका हो गया थायोकार्बोनेट आयन। दिख रहा है आपको कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, हाँ, वो होता है रिजिड और डायरेक्शनल। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है, एल्कली मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसलिए वो बॉन्ड जो होगा आपका नॉन डायरेक्शनल होगा। सही ना? नेक्स्ट, NH3 एंड BF3 कंबाइन रेडिली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। तो आप देखो BF3 आपका एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH3 जो है वो आपका एक लुईस बेस है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो ए ऑप्शन भी पार्शली सही है, बट मोस्ट करेक्ट पूछे हैं तो आंसर क्या होगा? सी। हाँ, यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस होता तो इसका आंसर ए भी होता और सी भी होता, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जिसके अंदर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 गैस आर। N2O5 गैस में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। हाँ, कोवेलेंट में भी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। आपने x एक्सिस जो है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस बना ली है, तो देखो पाई बॉन्ड pz और pz के बीच में बन सकता है, या फिर py और py के बीच में बन सकता है। तो या तो ये py हो सकते हैं, या ये pz हो सकता है। आप देखो s प्लस pz, S प्लस पीजेड में क्या होगा? अगर ये x एक्सिस है, ये s ऑर्बिटल है, तो pz इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर 0 ओवरलैप होगा, किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा। सॉरी, px प्लस py में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, pz में पाई बॉन्ड बनेगा, और px में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर भी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। सही ना? क्योंकि x एक्सिस है, ऐसा ऑर्बिटल होगा, और y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगी, लोब्स की ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल नॉट फॉर्म p, मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे नहीं बनेगा? तो जहां पर भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वहां पर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं, तो pp ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है, dd से बन सकता है, और dp से बन सकता है। इसे हम p पाई बोलते हैं, इसे d पाई और इसे हम लोग p पाई के नाम से जानते हैं। चलिए
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड रखे तो फर्स्ट सबसे आगे होगा 1s 1s। अब आपके पास है ये ऑप्शन देखो 1s 1s, 1s 2s और 1s 2p। तो देखो 1s 1s सबसे सही है। अब 1s तो कॉमन हो गया, 2s और 2p में आप देखोगे, ठीक, तो 2s 2p में जब आप कंपेयर करोगे तो p की ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसकी, p ऑर्बिटल की। तो अगर आप सेम शेल में, आप देखो सेम शेल है 1 2 1 2 है, तो ss ओवरलैपिंग pp ओवरलैपिंग से लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। इसलिए ये आंसर गलत है, 1s 2p आगे आना चाहिए। फिर देखो 2s 2s, 2s 2p, 2p 2p, ये भी गलत है। यहाँ देखो 2s 2p, 2s 2s, 2p 2p, ये भी गलत है। 1s 1s, 1s 2p, 1s 2s, ये बिल्कुल सही, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये आगे आना चाहिए, क्योंकि ss और sp में है ना सबसे स्ट्रांग होता है pp ओवरलैपिंग, फिर आपके पास कौन होगा sp, और सबसे वीक कौन सी होगी ss, क्योंकि p ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो p पाई p पाई p पाई p पाई, ये 2p 2p और ये 2p 3p, तो ऑब्वियसली 2p 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। 2p 3p 2p 3d, ये देखो बिल्कुल गलत है। p पाई p पाई और p पाई d पाई में देखो तो p पाई d पाई ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसा होता है और d ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, तो लोब्स की डिस्टेंस कम होती है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, यही मेरा आंसर होगा। ये हम देख ही चुके हैं 1s 2p 2s 2p, तो देखो sp sp सेम है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो ये ऑर्डर सही है। 2s 2p 3s 3p, तो सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ऑर्डर सही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये उल्टा होना चाहिए था, p पाई और p पाई d पाई में p पाई d पाई ज्यादा स्ट्रांग होती है, d पाई सबसे ज्यादा स्ट्रांग, फिर p पाई d पाई और फिर आपकी आती है p पाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। इफ x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो py और dxy। अब आप देखो अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है तो py कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो हो गया py, तो ये y एक्सिस है। dxy, तो dxy कौन सा होगा, जिसकी लोब्स xy प्लेन में लाई करती हैं, लाइक दिस। तो देखो दोनों अप्रोच करेंगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा, सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दिस, ये बिल्कुल सही है। px और dxy पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि px तो कुछ ऐसा होगा और dxy जो है वो ऐसा होगा, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये सिर्फ प्लस, तो जितना प्लस प्लस ओवरलैप उतना ही प्लस माइनस ओवरलैप, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर जीरो ओवरलैप होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, तो आंसर तो अपना आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 15th गलती से आंसर आ गया है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम शेल है तो डी पाई सबसे स्ट्रांग होता है, फिर p पाई d पाई और फिर p पाई पाई, लेकिन आप देखो यहाँ पर 2p 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 3d 2p 3p 3p 3p, तो देखो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, है ना, pp हो गया। तो अब देखो pd pp और pp, तो ये 2p और 3d का है, तो सेकेंड शेल थर्ड शेल, तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा। 2p 3p एंड 3p 3p तो सबसे कम होगा, तो ये सब सेकेंड शेल वाले हैं। अब अगर ये 2p 2d होता तो ये सबसे आगे आ जाता, पर 2p और 3d है, तो देखो 2 और 2 न्यूक्लियस के सबसे क्लोज, सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग। फिर 2p 3d और 2p 3p में, तो मैंने आपको ये बताया pp और pd में कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, p पाई d पाई, इसलिए सेकेंड नंबर इसका है, फिर थर्ड इसका और फिर फोर्थ इसका, ठीक है। चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अपना ये, अज्यूमिंग द बॉन्ड डायरेक्शन टू बी z एक्सिस, assuming the bond direction to be z axis, which of the overlapping of atomic orbitals of two atoms A and B will result in bonding। तो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस को बनाया है। अब आप देखो कुछ याद नहीं रखना होता, ड्रॉ करो और देख लो। px ऑर्बिटल, तो भाई x एक्सिस z के परपेंडिकुलर होगी, तो ये px ऑर्बिटल हो गया, एक लोब पॉजिटिव एक लोब नेगेटिव। अब आप लेकर आ रहे हो s ऑर्बिटल, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो जितना पॉजिटिव ओवरलैप उतना ही नेगेटिव ओवरलैप, इसे हम बोलेंगे जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट है उसको हटा दो, बचा कौन, 3 4 सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड को चेक करते हैं,
s ऑर्बिटल ऑफ a एंड pz ऑर्बिटल। आप देखो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, z, तो pz ऑर्बिटल ऐसे लाई करेगा और s ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सेकंड, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। फिर भी चेक कर लो थर्ड, py ऑर्बिटल ऑफ a एंड pz ऑर्बिटल ऑफ b। तो आप देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, तो z तो ऐसे लाई करेगा और py जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर लाई करेगा, एक दूसरे को ऐसे हो जाएंगे, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। s ऑर्बिटल दोनों का है तो बॉन्ड फॉर्म होगा और करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग का PSS।